हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मंजर अब दिखने को लग रहा है, तो एपिसोड बनना जरूरी हो गया था देशभक्त पर। नहीं, मैं वो बंगाल वाली क्राइसिस की बात नहीं कर रहा हूं, ममता बनर्जी पर तो एपिसोड हम पहले ही बना चुके हैं। ये वाला क्राइसिस जो है ये और भी गंभीर है और ये नेशनल कैपिटल में बन रहा है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। और इसका जो ओपन वॉरफेयर हो गया वो तब हमें समझ में आया जब वाइस प्रेसिडेंट साहब एकदम तिलबिला उठे। हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट बोलते हुए कहा कि 142 आर्टिकल 142 एक न्यूक्लियर वेपन बन चुका है अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस। और किस हक से सुप्रीम कोर्ट आदेश, निर्देश, डायरेक्शन दे सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. धनखड़ साहब पूछ रहे हैं कौन से बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ये सब कर पा रहा है। देखिए, चेक्स एंड बैलेंसेस की तो बात अलग रही। धनखड़ साहब कौन से बेसिस पे बोल रहे हैं, वो भी तो सेरेमोनियल है, वो भी तो इलेक्टेड नहीं है, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे फिर से बहुत सालों बाद अपने आप को लगता है असर्ट करना शुरू कर दिया और यह एक फेस ऑफ बन सकता है सरकार के खिलाफ। वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स किए गए उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ काफी कड़े सवाल पूछे सरकार से, तो सरकार भी थोड़ी सी तिलबिला गई, थोड़ी सी हकबगा गई, थोड़ी सी नर्वसिया गई और इसीलिए स्टे मांगा सुप्रीम कोर्ट से, मोहलत मांगी, तारीख पर तारीख मांगी और 1 हफ्ते का स्टे मांगा। अभी उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन वही नहीं, विकीमीडिया का भी अगर आप केस ले लीजिए, उसका भी हाई कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट था डेफेमेशन का, उसको भी ओवरटर्न कर दिया और वापस जाने को बोला है एएनआई को टू द हाई कोर्ट। और उधर कुणाल कामरा की अगर हम बात करें तो वहां उसे भी रिलीफ मिल गया है। तो अब शिवसेना वाले भी पूछेंगे कैसे पहुंचेगा तमिलनाडु, तो वो भी एलिमेंट्स है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, धनखड़ साहब के आने से पहले सबसे बात करते हैं कि ये जो पूरी बात है वक्फ बोर्ड के बारे में और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सेंटर इतनी नर्वसी आ गई है, इतने टेंशन में आ गई है। 5 मई तक अब इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट को अभी होल्ड पर रख दिया गया है। कुछ कड़े सवाल पूछे गए हैं और ये एम्बैरेसमेंट इसलिए है सरकार के लिए कि सरकार ने कहा था कि हमने इतने लोगों की बात सुनी, हमने कंसल्टेशन प्रोसेस किया, हमने देर देर रात तक 2 बजे 3 बजे तक डिबेट किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ सिंपल सवाल के जवाब देने के लिए सरकार रेडी क्यों नहीं है? और ये वाले सवाल ऐसे कुछ नहीं है कि जो कहीं से स्पेस से आ गए। ये वाले सवाल हमने खुद देशभक्त के एपिसोड में, खुद ऑपोजिशन पार्टीज ने ये वाले सवाल पूछे थे सरकार, और सरकार ने तब उनको बिल्कुल बेदखल कर दिया था, उनको बिना सुने सीधा सीधा, बिकॉज उनके पास स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, तो अपने मनमर्जी का बिल पारित कर दिया। लेकिन अब सरकार का रवैया देखकर लगता है कि जहां इश्यूज थे वक्फ में, और हमने इसके बारे में बात की है, जहां करप्शन की बात है, फॉल्स क्लेम्स की बात है, वो छोड़कर एक डीपर कंस्पिरेसी था, एक डीपर मीनिंग था, एक डीपर गेम प्लान था, जिसे शायद सुप्रीम कोर्ट ने अब रोकने की चेष्टा की है। क्यों? क्योंकि वक्फ बाय यूज का जो मामला है उसको जो नए अमेंडमेंट में हटा दिया गया था। मामला बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई 200 साल 300 साल से कोई प्रॉपर्टी है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसे उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कब्रिस्तान है या फिर मस्जिद है, नए एक्ट ने यह बोला कि नहीं, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसे मान्य नहीं ठहराया जा सकता है, इसे चैलेंज किया जा सकता है। बेसिकली सरकार इस पर कब्जा भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह सवाल पूछा इसके बारे में, तो अब गवर्नमेंट ने बैक ट्रैक करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम आपके लिए और भी डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, ये 100 साल पुराना मैटर है, हमें 1929 तक वापस जाना पड़ेगा, 20, तो फिर हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इसको, लेकिन तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ऑल्दो यहां हमने देखा था कुछ सरकारों ने ऑलरेडी सर्वे वगैरह करना शुरू कर दिया था, छापेमारी करना शुरू कर दिया था, तो एक अटेम्प्ट कहीं ना कहीं था सरकार का वक्फ लैंड को टेक ओवर करने का, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर पॉज लगाया। याद रखिए, अगर कोई गलत क्लेम किया जा रहा है वक्फ के नाम पर, उसे रोकना बिल्कुल जरूरी है। अगर कोई करप्शन किया जा रहा है, उसे रोकना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जो हमें दिखने में आया, जिस तरीके का एजेंडा बन रहा था, उससे साफ था कि वक्फ के लैंड को ऑक्यूपाई करना, इस पूरे इशू को भुनाना, अस वर्सेस देम करना और फिर से वोट बटोरने का भी काम दिख रहा था। ऑब्वियसली लोग बड़े नाखुश हैं इस चीज को लेकर। अगर मैं सोशल मीडिया में दिखाने भी जाऊं ना आपको किस किस तरीके की गाली पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट को अभी, तो मेरे ऊपर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। अगर मैंने वो ऐसे ट्वीट किए होते तो अभी तक मैं जेल के अंदर होता। लेकिन सरकार के पालतू करते हैं तो भाई ठीक है, एक्सेप्टेबल है। दूसरा,
पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इस चीज के बारे में हमने भी अपने एपिसोड में बात किया था कि कैसे पहले एक इंडिपेंडेंट सर्वेयर होता था जो डिसाइड करता था कि क्या इशू है क्या इशू नहीं है, लेकिन अब सरकार ने कहा नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही डिसाइड करेगा। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है, कहता है नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, सरकार की प्रॉपर्टी है। मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली जो होगा कि कोर्ट में जब तक यह मामला चल रहा है तब तक इस लैंड को वक्फ का लैंड नहीं माना जाएगा। माने कोर्ट जब तक इसको डिस्पोज नहीं कर देती है, आपके फेवर में नहीं देती है, तब तक यह लैंड लोगों के हाथ से चली जाएगी, वक्फ के हाथ से चली जाएगी, फिर वहां सीलबाजी भी हो जाएगी। तो कोर्ट ने इस पर भी रोक लगाई हुई है। एज ऑफ नाउ सरकार ने कहा है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई भी कैरेक्टर किसी चीज का नहीं बदलेंगे, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी का कैरेक्टर हम अभी नहीं बदलेंगे। तीसरा, और ये थोड़ा सा फनी भी हो गया था जब सरकार ने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि ये बताइए सोलिसिटर साहब कि क्या आप हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड्स में मुसलमान को इंक्लूड करेंगे? तो इस बात पर सरकार के पास कोई सवाल कोई जवाब कुछ खास था नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता कि हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड में मुसलमान आ सकता है और वक्फ में हिंदू आ सकता है तब तो ठीक था। लेकिन जो पर्सनल इनबाउंड जो बोर्ड्स होते हैं, जो रिलीजियस बोर्ड्स होते हैं, उसमें उसी धर्म के लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, और ऐसा ही चलते आया है। आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है एक सेक्युलर देश में, अगर आप अभी भी माने हम सेक्युलर हैं, एक सेक्युलर देश में लोगों को हक देता है कि वो अपने धर्म के मैटर को लेकर अपना कमिटी बनाकर अपने धर्म को मान सकता है। तो उसको लेकर भी अब सरकार ने बैक ट्रैक किया है कि हम ऐसा कोई नॉमिनेशन अभी नहीं करेंगे, अगर किसी ने नॉमिनेशन ऐसा किया तो उसे मान्य ठहराया नहीं जाएगा। तो 3 जगह तो क्लियरली सरकार ने ऑलरेडी बैक ट्रैक कर लिया है। अब देखने की बात है कि सरकार ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा क्यों है, सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि हमारे अनुसार तो सरकार को 1 हफ्ते का टाइम नहीं मांगना चाहिए था। उन्होंने अभी यह बिल पारित किया है, अभी उन लोग ने इतना सारा काम किया है, तो ये 1 हफ्ते का टाइम क्यों लगना चाहिए उनको कुछ बेसिक सवाल के जवाब देने के लिए, जब तक ना उनकी मंशा गलत थी। और यहां हम साफ बात कह रहे हैं कि सरकार की नीयत पर अब सवाल यहां जरूर उठता है कि ये सिंपल से सवालों का जवाब वो क्यों नहीं देना चाहती है। इस 1 हफ्ते के टाइम पर ऐसा क्या खजाना वो निकाल देगी जिससे उनका एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइड हो जाएगा, या क्या गेम खेला जाएगा 1 हफ्ते में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है हमें 1923 तक जाना पड़ेगा, फिर अलग अलग एक्ट्स आपको बताना पड़ेगा, तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन आज का एपिसोड आपको वक्फ एक्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका वो समझाना नहीं है। आज का एपिसोड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सवाल अब उभर रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है। लोग बहुत अचंभे में हैं कि पार्लियामेंट में एक लॉ पारित होता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? वो माइका लाल कौन है जो पार्लियामेंट में पारित, लोगों के जो विल से पार्लियामेंट बना है उससे पारित लॉ को सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक सकता है? और इसीलिए मैं कहता हूं हमारे देश में थोड़ी सिविक्स और थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की जांच पड़ताल ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ी नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से नहीं मिलती है। सरकार ने बहुत इंटरेस्टिंगली ये काम पहले भी किया है। ये जो बैक ट्रैक करने का है ना, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चैलेंज किया तब मैंने हल्के से बैक ट्रैक कर लिया। 2022 का एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो सेडिशन केस में भी सरकार ने कहा कि हम इस लॉ को री एग्जामिन करेंगे। जब वो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, पार्लियामेंट में नहीं रुकी क्योंकि नंबर मेरे पास है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैंने लॉ पारित कर दिया। 2023 में जहां जम्मू एंड कश्मीर की बात आई, जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के बारे में सुना, तो बात 370 की नहीं थी, बात सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल सा पूछा कि क्या कोई भी सरकार अगर उसके पास नंबर है तो किसी भी स्टेट को वो डी कमीशन कर देगा, डी रिकॉग्नाइज कर देगा, यूनियन टेरिटरी बना देगा। कल उत्तर प्रदेश को भी क्या कल कोई सरकार यूनियन टेरिटरी बना सकती है? सोचने वाली बात है। क्या सरकार के पास ऐसा हक है? इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई जजमेंट देता, सरकार ने खुद ही कह दिया, अरे मिलॉर्ड हम बना देंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर को वापस हम स्टेट बना देंगे, क्योंकि उसके पास कोई दलील थी नहीं, ये लीगल नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कैसा पोल खुला, वो तो सुप्रीम कोर्ट की दया दृष्टि थी कि ये नहीं बोला कि पैसा वापस दो, नहीं तो हालत खस्ता हो जाती सारी पार्टीज की। दिल्ली राइट्स केस में भी अगर आप देखो तो जब सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है सरकार को, तो सरकार ने अपना ट्यून बदल लिया कि कल जो टेररिस्ट था उसका बेल फिर सरकार ने अपोज नहीं किया। तो ऐसे भी चीजें हैं। कहने का मतलब है अगर हमारे देश में एक स्ट्रांग कोर्ट होता है, अगर हमारे देश में चेक एंड बैलेंस होता है, तो सरकार 2 बार सोचेगा। क्योंकि जनरली सरकार 2 बार सोचती है, ऑपोजिशन और विपक्ष के बारे में सोच के और मीडिया के बारे में सोच के। मीडिया गोदी में बैठी हुई है, ऑपोजिशन बाहर छुट्टी मना रही है, समर हॉलीडेज मना रही है, तो सोचने के लिए सरकार के पास कोई है नहीं। इस केस में मैं हमेशा बोलता आया हूं कि हमारे देश में थोड़ी बहुत जो डेमोक्रेसी बाकी है वो सुप्रीम कोर्ट की बदौलत है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह सही काम किया है,
लेकिन थोड़ी बहुत जो भी डेमोक्रेसी बाकी है हमारे देश में वो सुप्रीम कोर्ट की ही दया दृष्टि से है। और इसीलिए मैं दूसरे बड़े चीज के बारे में बता रहा हूं जिसकी वजह से सरकार का दिमाग खराब हो गया है, धनखड़ साहब भी इसीलिए खरी कोटी सुना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और वो है गवर्नर आर.एन. रवि का जो केस है। तमिलनाडु के गवर्नर 12 बिल दबाकर बैठ गए, बोला कि जाओ हम बिल पॉकेट में डाल देते हैं, हम उसके ऊपर अंडे देंगे, हम वो बिल पारित होने नहीं देंगे। दिल्ली में भी हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ यही केस देखा था, और पूरे देश भर में बार बार ये चीज आती है कि कैसे गवर्नर आकर या लेफ्टिनेंट गवर्नर आकर एक इलेक्टेड सरकार का काम रोकने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए जो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इतना लैंडमार्क जजमेंट पास किया है वो काफी जरूरी है ओवर द कॉन्डक्ट ऑफ द गवर्नर, और वो बिल के साथ क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का जो केस है ये इतिहास के पन्नों में और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के पन्नों में डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक दौर पर 3 बड़ी बड़ी चीजें ऐसा कर दिया जिससे सरकार काफी सदमे में है इस समय। उनका जो पूरा प्लान था कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर हम वार करेंगे और कोई भी सरकार जो हमारी नहीं है उसका काम करना ही दुश्वार कर देंगे, उस पर एक बहुत बड़ी आहत लगी है अभी सरकार को। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते यह किया कि एक गाइडलाइन इशू कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाया आर्टिकल 200 एंड 201 कहीं नहीं राइट देता है कि गवर्नर इनडेफिनेटली बैठकर किसी भी बिल जो कि पारित हुआ है स्टेट असेंबली में उसको अपने पॉकेट में डाल दे और उसके बारे में कुछ भी ना करे। हो यह रहा था कि आप किसी गवर्नर को प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है बिल, कुछ कहा नहीं बिल के बारे में, बिल को अपने पॉकेट में डाल दिया और वो पारित नहीं होने दिया। सोचिए कोई सरकार काम ही नहीं कर पाएगी किसी स्टेट की अगर किसी का पालतू गवर्नर वहां बैठा हुआ है और सारे बिल अपने पॉकेट में डाल रहा है, सेंटर की बात सुन रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा और उस स्टेट का क्या हाल होगा और उन लोगों का क्या हाल होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात समझकर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स भी कितने महान थे कि वो जानते थे कि वो हर चीज तो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, वो हर चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल नहीं सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र दिया था आर्टिकल 142, जिससे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने की अनुमति मिलती है, पावर मिलती है। और वो कंप्लीट जस्टिस तब की जा सकती है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गंभीर कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां एक गंभीर कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल यह उठता है कि किस तरीके से गवर्नर का रोल अब एक पॉलिटिकल रोल बन गया है और किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम गवर्नर रोक सकता है, 12-12 बिल बैठकर अंडे दे सकता है। जिसकी वजह से उन्होंने दूसरा जो रेवोल्यूशनरी काम किया कि उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके कहा कि गवर्नर ने बिल साइन किया हो या ना किया हो, लो तमिलनाडु तुम्हारे सारे ये जो बिल हैं जिन्होंने रोक के रखे हैं गवर्नर ने, हम इनको पास मानते हैं। और थर्ड जो बहुत बड़ा काम किया वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब तक पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। कहा कि गवर्नर तो छोड़ो, प्रेसिडेंट पर भी हम ये नियम लगाते हैं कि वो अनलिमिटेड टाइम तक पॉकेट वीटो नहीं कर सकते हैं। माने जो काम आज गवर्नर कर रहा है कल शायद कोई प्रेसिडेंट भी कर दे। तो ये एक जो पॉकेट वीटो का एक सिस्टम था और कभी कभी इसको सही तरीके से भी इस्तेमाल किया गया है। राजीव गांधी के पोस्टल बैलेट को, पोस्टल बिल को रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। तो कभी कभी अगर ये इस्तेमाल हो तो ठीक है, लेकिन जो सिस्टमैटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करने का, सिस्टम को अंडरमाइन करने की जो चेष्टा हुई थी उसे नाकार कर दिया है अब सुप्रीम कोर्ट ने, यह बोलकर कि गवर्नर इंडेफिनिटली बिल के ऊपर बैठा नहीं रह सकता है। अब जो टाइम लिमिट 3 महीने का लगाया है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक चीज जो नोटिस कर रहे हैं ऑफ लेट, और इसीलिए शायद आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग भी है, बात लॉ की नहीं है, बात कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की नहीं है। हम अक्सर देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बाईपास करने की कोशिश हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इररेलेवेंट बनाने की कोशिश हो रही है, कैसे लूप होल्स निकालकर कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाने की कोशिश हो रही है। और इस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का बचाना काफी जरूरी है। और सोचिए आज इतना सारा कुछ हो जाने के बाद, इतनी फटकार लगने के बाद गवर्नर रवि अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस हद तक बेशर्मी हो चुकी है हमारे गवर्नर्स की कि इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट के बाद, इतना लैंडमार्क केस होने के बाद वो अभी भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं। तो सोचिए जो एक गरिमा हुआ करता था गवर्नर के पोस्ट की, उस गरिमा की क्या हालत हो गई है। शायद इसीलिए
हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जगदीप धनखड़ जी, वो काफी नाराज हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा प्लान था वो बाहर आ रहा है और इसीलिए एक इनडायरेक्ट अटैक किया गया। बोला गया कि देखिए हाईकोर्ट के जज भी तो हैं, उनके यहां से वो जलता हुआ पैसा मिला है, तो जलता हुआ पैसा मिला है तो इसका काम सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, आपके पास भी इंपीचमेंट पावर है। धनखड़ जी कराइए, संसद में सेशन कराइए, जज को इंपीच कराइए। लेकिन इसको इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है दिखाने के लिए, जजेस को नीचा दिखाने के लिए, कोर्ट्स को नीचा दिखाने के लिए कि कोर्ट्स में कोई जवाबदेही नहीं होती है। जवाबदेही तो सिर्फ हमारे पास होती है, हमारे पॉलिटिशियंस के पास होती है। चलिए कोई पॉलिटिशियन बोलता तब भी ठीक है, धनखड़ साहब बोल रहे हैं, अरे यार मैंने आयरोनी की भी कोई सीमा होती है भाई। खुद एक सेरेमोनियल पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान जो राज्यसभा का चेयर छोड़कर पूरा का पूरा एक सेरेमोनियल पोस्ट है, ना इलेक्टेड पोस्ट है, वो इंसान बात कर रहा है डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बारे में। वो इंसान अटैक कर रहा है जो पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। इसीलिए बहुत बढ़िया एक एडिटोरियल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में और बहुत अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतना एक स्ट्रांग पोजीशन लिया है और स्ट्रांग पोजीशन लेकर बोला है कि देखिए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट बिल्कुल सेरेमोनियल होता है, तो उनकी कोई लोकस नहीं है, हिंदी में बोले तो कोई लोकस नहीं है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल मैटर पर इस तरीके की वो टिप्पणी दे। खासकर कि ये बात भी बोले कि सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार बनता है, हिज कमेंट्स कैन बी डिस्काउंटेड टोटली, एडिटोरियल ने बोला है टाइम्स ऑफ इंडिया के। और खासकर कि एक बहुत ही बढ़िया चीज लिखी गई इस एडिटोरियल में कि देखा यह जा रहा है कि गवर्नर और पॉलिटिशियन जो अलग अलग चीजें हुआ करती थी, आज उसमें जो फैसला, उसमें जो डिस्टेंस है वो ना के बराबर हो गया है और इस श्रेणी में धनखड़ साहब खुद भी आते हैं। अब कल टाइम्स ऑफ इंडिया पर ईडी की रेड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एडिटोरियल में बात साफ लिख दी गई है कि किस तरीके से, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का मजाक उड़ाया जाता है। क्योंकि क्लास 8 की सिविक्स बुक टोटोल को देख लो, अगर एनसीईआरटी ने अभी ना खत्म कर दिया हो, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जब आप ऐसे पदों पर चले जाते हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर की पोस्ट पर चले जाते हो, यू बिकम ए पॉलिटिकल, आप पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाते हो। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी लोग पॉलिटिकल टिप्पणी कर रहे हैं, पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और इस तरीके के कंट्रोवर्सीज को भी जन्म दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को टारगेट कर रहे हैं। ये सब देखकर लोग लेकिन काफी शॉक्ड हैं, खासकर भक्तगण काफी शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे जनता तो स्ट्रेंथ हमारे पास है, लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ तो हमारे पास है, नंबर्स तो हमारे पास है, लॉ तो हम बनाएंगे। ये तो वही लॉजिक हो गई ना, मारुति मर्सिडीज जिसको लॉजिक बोला जाता है। गाड़ियां तो मारुति ज्यादा बेचती है तो इसका मतलब मारुति अच्छी गाड़ी है, मारुति गोल्ड स्टैंडर्ड है, मारुति ही अच्छी है, मर्सिडीज तो बेकार है। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने, और कोई भी बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए दुनिया भर में, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। और हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अब ये जो हम लोग हीरो वर्शिप में है कंप्लीटली भूल चुके हैं कि एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशरी होता है। लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट में हर चीज पर बहस होती है, डिबेट होता है, सरकार दो बार सोचती है कि पार्लियामेंट में हमको किस तरीके से घसीटा जाएगा अगर हम कुछ गलत काम करेंगे। अगर हमारे पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव स्ट्रेंथ है भी, जैसा कि इस सरकार के पास है, तब उसके बाद जुडिशियल आता है चेक एंड बैलेंस में, मीडिया आता है जिसको फोर्थ पिलर बोला जाता है। इन सब चीजों के वजह से ही डेमोक्रेसी एक बैलेंस में रहती है, कोई तानाशाह पैदा नहीं हो जाता है। और अमेरिका की अगर आप एग्जांपल देखें, जो हमारे स्टूडेंट्स को आज इतनी बेरहमी से वापस भेजा जा रहा है, हमारे स्टूडेंट्स को बचाने के लिए, अमेरिका में रखने के लिए, ट्रंप के तानाशाही से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन फेडरल और सुप्रीम कोर्ट ही बाकी रहे। तो जब एक तानाशाह पैदा होता है, एक्सेसिव फोर्स हो जाता है, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ने लगता है, उस समय मीडिया और उस समय जुडिशरी ही आती है बचाने के लिए। मीडिया की क्या हाल है हमारे देश में बताने की जरूरत नहीं है, दो चार डिजिटल आउटलेट्स को छोड़कर क्या हालत है बताने की जरूरत नहीं। ऐसे केस में मीडिया से जब आशा नहीं हो, ऑपोजिशन तो आप छोड़ ही दो, इंडिया अलायंस की क्या हाल है आप जानते ही हो, उस समय सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे स्टेप इन करता है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाता है, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये। अब ये देखना है कि अगले 5 तारीख को वफ्द एक्ट के साथ क्या होगा, वो देखने वाली बात है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो केसेस हैं उसको देखने वाली बात है। चीफ जस्टिस खन्ना ने कुछ बड़े बेहतरीन काम किए हैं। अब ये देखना है कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या
इस कॉन्फ्रंटेशन को ले जाएगा, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है, पहले बहुत बार हो चुका है, कांग्रेस सरकार में बहुत बार सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया जाता है कोर्ट से। तो ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में कैसे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कोर्ट आगे उठती या नहीं उठती है, क्योंकि ना मीडिया से हम आशा कर सकते हैं, ना ऑपोजिशन से हम आशा कर सकते हैं, आशा अब बस सुप्रीम कोर्ट पर ही रह गया है। इसीलिए ऑल आइज ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू सी इफ आवर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, our federal structure can be saved or not.